हेलो फ्रेंड्स, जैशी कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर, इसका भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के राजनीतिक कालक्रम के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो हमारा मगध साम्राज्य था उसके शक्तिशाली होने के क्या क्या कारण थे। आज हम देखेंगे कि मगध की राजधानी क्या थी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मगध की राजधानी क्या थी। उसके पहले हम बात करते हैं, हमने जो प्रोसेस स्टार्ट की थी क्वेश्चन वाली। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उसका निर्माण किस पत्थर के द्वारा किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उसका निर्माण सेल खड़ी पत्थर के द्वारा किया जाता था। अब हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा केंद्र है जिससे काय के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या कि मगध की राजधानी। तो सबसे प्रारंभ में सबसे पहले मगध की राजधानी राजगाह थी। राजगाह, अब ये जो राजगाह है वो वर्तमान में अभी प्रेजेंट में बिहार में है, बिहार राज्य में, और उसका जो अभी का नाम है वो है राजगीर। बिहार राज्य में है और अभी का नाम क्या है? राजगीर है। तो इसमें लिखा है कि जो राजगाह है वो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है। मतलब जो राजगाह है वो राजगीर का प्राकृतिक नाम है और राजगाह का वर्तमान नाम राजगीर है, जो कि कहाँ है? बिहार में है। पहले तो ये राजधानी थी। अब जो राजगाह है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है राजाओं का घर। राजगाह उनकी राजधानी थी और उसका अर्थ होता है राजाओं का घर। इसके बाद है जो राजगाह है वो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक किलेबंद शहर था। जो राजगाह है वो कैसा शहर था? पहाड़ियों के, एक तो पहाड़ियों के बीच बसा था और दूसरा कैसा था? किलेबंद था। अब राजधानी है तो रक्षा की दृष्टि से तो अच्छा होगा ही। किलेबंद किया गया था ताकि वहाँ पर कोई आक्रमण ना हो सके या फिर रक्षा की दृष्टि से शासकों को कोई परेशानी ना आए। इसके बाद क्या है? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, कब? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। अब पाटलिपुत्र क्या है? वर्तमान में जो पटना है उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। मतलब पाटलिपुत्र को ही हम अब क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। तो क्या है? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। और किसने बनाया? तो किसने बनाया? उदयन ने बनाया। ये हर्यक वंश का तीसरा शासक था उदयन। इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब हम समझने वाले हैं मगध साम्राज्य के विभिन्न वंश। मगध साम्राज्य में जितने भी वंश आए आज हम उन्हें समझेंगे। अब ये जो वंश हैं वो हमारी बुक में नहीं है, लेकिन अगर हमें चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है तो हमें इन वंशों को और इनमें जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ शासकों का नाम आया है और फिर हमें कन्फ्यूजन होने लगती है। और अगर हम इन जो वंश हैं इनके क्रम को इन्हें क्रम से पढ़ेंगे और क्रम से इनका अध्ययन करेंगे तो ये हमें बिल्कुल समझ में आ जाएंगे और फिर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे ये वंशों को भी आपको समझा देती हूँ। तो हमारा जो मगध साम्राज्य है उसमें 4 वंश हुए। हमारा जो मगध साम्राज्य है उसमें 4 वंश हुए। सबसे पहला जो वंश था उसका नाम था हर्यक वंश, फिर दूसरे वंश का नाम शिशुनाग वंश, तीसरे वंश का नाम नंद वंश और चौथे वंश का नाम मौर्य वंश। ये चारों वंश हुए। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। तो ये जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक था बिंबिसार। अब ये ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। ये बिंबिसार है, जो हर्यक वंश में है वो बिंबिसार है और जो हमारा मौर्य वंश में है वो बिंदुसार है। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था। अब जो बिंबिसार है उसने, हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे मोटे तौर पे। तो जो हर्यक वंश का संस्थापक है उसका नाम है बिंबिसार और बिंबिसार ने ही राजगाह को अपनी राजधानी बनाया। हमने देखा कि सबसे प्रारंभ में जो हमारा मगध है उसके
उसकी राजधानी राजगाह थी। इसे राजगृह भी कहते हैं और वर्तमान में उसे राजगीर कहते हैं। तो क्या थी? राजगाह थी। तो वो राजधानी बिंबिसार ने बनाई, क्योंकि बिंबिसार ही सबसे पहला शासक था। तो इसने क्या की? इसने हर्यक वंश की स्थापना की। ये हर्यक वंश का संस्थापक है और इसने राजगाह को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद अजातशत्रु शासक बना। अब जो ये अजातशत्रु है, ये कैसे शासक बना? इसने अपनी पिता की हत्या कर दी। इसने अपने पिता जो बिंबिसार हैं उनकी हत्या कर दी और फिर उनकी हत्या के बाद ये गद्दी पर बैठ गया और इस प्रकार ये शासक बना। और इसने क्या किया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब ये बौद्ध संगीति क्या होती है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे उनने क्या किया? मिलजुल कर एक बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया, जिसमें मतलब एक सभा टाइप की लगाई उन्होंने। और जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों का ग्रंथों में संग्रहण किया। तो और उनके लिए जो बैठकों का आयोजन किया गया उन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो इसी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अजातशत्रु कैसे शासक बना था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके। उसके बाद जो तीसरा शासक आता है वो है उदयन। जो तीसरा शासक आता है वो है उदयन। ये भी अपने पिता की हत्या करके सम्राट बना। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और सम्राट बना, वैसे ही उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और सम्राट बना। कहते हैं ना कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। तो उसने देखा कि हमारे पिता ने अपने पिता की हत्या करके सम्राट बने हैं, तो आगे चल के उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी और वो क्या बन गया? सम्राट बन गया। अब इसने क्या किया? इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। हम देख चुके हैं राजधानी अभी हमने पढ़ी थी कि जो हमारा उदयन है यही हर्यक वंश का शासक, इसी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसने क्या किया कि गंगा, सोन और गंडक 3 नदियों के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया और उसको अपने जो मगध है उसकी राजधानी बनाया। और जो पाटलिपुत्र है उसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं? पटना। और फिर अब हम ज़्यादा शासकों की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे मुख्य थे और ये हो चुके हैं। इसके बाद जो इसका अंतिम शासक था हर्यक वंश का वो है नागदशक। मतलब संस्थापक बिंबिसार था और अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अब हमने ये हमारा हर्यक वंश हो गया। अब जो दूसरा वंश है वो है हमारा शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया कि इसके जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया और फिर खुद सम्राट बन गया और शिशुनाग वंश की उसने स्थापना की। मतलब हर्यक वंश को समाप्त कर दिया उसने और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इसका जो संस्थापक था वो शिशुनाग था और शिशुनाग ने क्या किया? वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ हमारा जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके पश्चात इसका पुत्र कालाशोक सम्राट बना। कालाशोक ने क्या किया? पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना लिया। इसके पिता ने पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को राजधानी बनाया था, लेकिन जो कालाशोक था उसने फिर से पाटलिपुत्र को क्या किया? अपनी राजधानी बना लिया। और इसने क्या किया? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया हमारे अजातशत्रु ने और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? शिशुनाग वंश के दूसरे शासक कालाशोक ने। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। संस्थापक शिशुनाग और अंतिम शासक नंदीवर्धन। हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। अब इन दोनों वंशों के बाद अब हम बात करते हैं हमारे नंद वंश की। कौन से वंश? तीसरे वंश नंद वंश की। अब जो नंद वंश का संस्थापक था वो महापद्मनंद था। हमने जब मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ राजा थे जिनकी नीतियों के कारण ये साम्राज्य शक्तिशाली था। उन राजाओं में ये महापद्मनंद का नाम भी था।
ये महापद्मनंद की जो नीतियाँ थी वो बहुत अच्छी थी और उससे साम्राज्य शक्तिशाली बना। और इसका जो अंतिम, अब हमारे जो बीच के शासक हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका संस्थापक याद रखना है महापद्मनंद, और जो अंतिम शासक है वो है घनानंद। और इसी घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब इस घनानंद के बारे में एक स्टोरी है, हम उसे पढ़ लेते हैं। जो घनानंद है, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा और एक व्यक्ति था या एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य एक अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, शिक्षक हैं, या शिक्षक, हाँ अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे और एक शिक्षक थे अच्छे। तो चाणक्य का क्या हुआ कि चाणक्य के पिता थे चणक्य, वो भी शिक्षक थे। तो जो घनानंद था ये बहुत ही दुष्ट एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा शासक था जो केवल विलासिता में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता था। तो जो चणक्य थे वो शिक्षित थे, उन्हें अपने साम्राज्य की चिंता होने लगी। तो उनने सोचा कि इस साम्राज्य का यदि विस्तार करना है, यदि इसे बचाना है, तो हमें इस घनानंद को गद्दी से हटाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, लेकिन इस योजना का पता घनानंद को चल गया और घनानंद ने जो चाणक्य के पिता थे चणक्य, उन्हें कैदी कर बंदी बना लिया और उसके पश्चात उन्हें मतलब मृत्युदंड दे दिया गया। उनका सर कटवा कर बीच रोड पर टांग दिया गया। उस टाइम जो चाणक्य थे वो बहुत छोटे थे, उनका नाम था कौटिल्य। तो जो कौटिल्य थे उनके मन में बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने तभी दृढ़ निश्चय कर लिया, जब उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की तभी उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया गंगा का पानी हाथ में लेकर कि मैं तभी तला हुआ भोजन करूंगा जब मैं इस नंदवंश का सर्वनाश कर दूंगा। और उन्होंने उबला खाना खाया उसके पश्चात। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि जो घनानंद है वो मुझे भी मार दे मेरे पिता की तरह। तो वो चले गए भागते भागते वो एक जगह मूर्छित हो गए। फिर एक ब्राह्मण ने उन्हें देखा, फिर उन्होंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं जो घनानंद है उसको मेरा नाम पता ना चल जाए या मेरा पता ना चल जाए। तो उन्होंने उसे अपना नाम विष्णुगुप्त बताया। उन्हीं ब्राह्मण ने इन्हें शिक्षा दी, इन्हें बड़ा किया और जब ये बड़े हो गए तो ये बहुत योग्य थे और बहुत बुद्धिमान थे। तो इसके कारण इन्हें तक्षशिला में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल गई। तक्षशिला में ये शिक्षक बने। इसके बाद ये चाणक्य के नाम से बहुत फेमस हुए और इसके पश्चात फिर जो सिकंदर था वो अगल बगल के देशों पर आक्रमण कर रहा था। तो फिर इन्हें भी अपने पिता की तरह चिंता होने लगी कि कहीं राजा तो विलासिता में डूबा है, कहीं फिर साम्राज्य का अंत ना हो जाए। तो ये अपनी जो शत्रुता थी उसको एक साइड में रखकर, उसको बगल में रखकर घनानंद के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि देखिए सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है, अगर उसने आक्रमण कर दिया तो साम्राज्य का अंत हो जाएगा, आप उस पर ध्यान दीजिए। परंतु घनानंद ने क्या किया, उनका अपमान किया और उनका अपमान करके भगा दिया। तभी उन्होंने प्रण लिया था कि उन्हें अपने पिता की भी हत्या याद आई और ये अपमान से उनका जो घाव था वो डबल हो गया और उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी चोटी तभी बांधूंगा जब इस वंश का सर्वनाश कर दूंगा। फिर उन्होंने एक ऐसे बालक की खोज की जो सम्राट बनने की योग्यता रखता हो, तभी उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिला और उन्होंने उसकी माँ से उसे मांग लिया कि इसमें सम्राट बनने के पूरे लक्षण हैं और उसके पश्चात उसे शिक्षा दीक्षा दी और एक दिन जाकर घनानंद को पराजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, घनानंद को पराजित किया और ये मौर्य साम्राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। तो ये पूरी स्टोरी थी। अब जो फिर हम अब ये तो हमें पता चली गया कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया। इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हराया और इन दोनों के बीच एक संधि हो गई। संधि में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त कर दिया। मेगस्थनीज ने यहीं रहकर एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था इंडिका और इस पुस्तक यूनानी भाषा में लिखी गई है और इसी पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मेगस्थनीज अपना एक राजदूत था उसको दरबार में नियुक्त कर दिया और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। अब तो वो रिश्तेदार हो गए, सगे संबंधी हो गए, तो अब तो युद्ध होता नहीं। और क्या किया, सेल्यूकस ने काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये 4 जो क्षेत्र हैं ये चंद्रगुप्त को दे दिए संधि के। और चंद्रगुप्त ने क्या किया, सेल्यूकस को 500 हाथी दिए।
और इस प्रकार इन दोनों की संधि हो गई। और फिर क्या हुआ, श्रवणबेलगोला में आखिर में चंद्रगुप्त की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त के बाद कौन बना, सम्राट बना बिंदुसार। तो अब ये जो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया था, तो घनानंद की जो पुत्री थी उससे चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया था। और विवाह के पश्चात उसी घनानंद की पुत्री का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार, वही क्या बना, जो मौर्य साम्राज्य है उसका दूसरा राजा बना। कौन, बिंदुसार। उसके पश्चात बिंदुसार के पश्चात अशोक बना। ये अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसको प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी, मतलब सुंदर मुखाकृति वाला राजा। अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, लेकिन अंत में उसने एक युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ, कई लोग मारे गए, लोगों के परिवार बिखर गए। इससे अशोक को क्या हुआ, बहुत दुख पहुंचा, बहुत आघात हुआ। और उसने क्या किया, उसी दिन से निश्चय कर लिया कि आज के पश्चात मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसने क्या किया, युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा। उसने हिंसा के स्थान पर अहिंसा की नीति अपनाई। और उसका जो धम्म है उसमें शांति थी, शांति को प्राथमिकता दी गई और अहिंसा को प्राथमिकता दी गई। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो ये उसकी अहिंसा की नीति है, यही उस साम्राज्य के पतन का कारण बनी, क्योंकि जब उसने हिंसा करना त्याग दिया, युद्ध करना त्याग दिया, तो कोई भी आक्रमण कर देगा। उनकी सैन्य शक्ति कमजोर हो गई बहुत, और सैन्य शक्ति के उसके कमजोर हो जाने से इस साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत अयोग्य हो गए। वो ना तो युद्ध लड़ पाते थे, ना ही संचालन साम्राज्य का सही ढंग से कर पाते थे, और इस कारण धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो गया। और इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहद्रथ को मार दिया और मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया, और इसने अपने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। आज हम आशा है आपको आज का ये टॉपिक जो हमारे मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम है वो बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये आपके जो चैप्टर है उसे समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आशा यही है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।